ऑल ऑफ यू कैसे हैं मित्रों। आशा करता हूं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे और आपका जो प्रयास है, आपका जो सपोर्ट है, ये बहुत ही अतुलनीय है। इसके लिए मैं एसपी शुक्ला आप सभी मित्रों को सहृदय धन्यवाद देना चाहता हूं। और हमारे ऐसे साथी जो चैनल से नए हैं, चैनल पर नए हैं, उनका एसपी शुक्ला एजुकेट परिवार पर मैं तहे दिल से सहृदय स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आपको बता देना चाहूँगा दोबारा से एक बार कि ये क्लास प्रत्येक दिवस सुबह के 5 बजे आपकी सेवा में मैं लेकर के हाजिर होता हूं। इसका पीडीएफ भी आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। और लास्ट में आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है, मैंने देखा है बहुत कम बच्चे प्रश्न का जवाब देते हैं, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि लास्ट में पूछे गए प्रश्न का जवाब जरूर से जरूर दिया करिए। इससे ये समझ में आता है कि आपको कितनी चीजें समझ में आ रही हैं। तो आप प्रश्न का जवाब लास्ट में पूछने पर कमेंट के माध्यम से अवश्य दिया करिए। चलिए क्लास को स्टार्ट करेंगे। इससे पहले कि आपको बता देना चाहूंगा, रोजाना आप अपडेट रहने के लिए हमारे फेसबुक पेज, टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम पर एसपी शुक्ला एजुकेट को जरूर फॉलो करें। और यूट्यूब चैनल पर पहली बार हैं तो यूट्यूब को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? क्वेश्चन क्या कर रहा है मित्र, उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? जैसा कि हमने पिछले प्रश्नों में उच्चतम न्यायालय के बारे में थोड़ी बहुत चर्चा किया हुआ है, तो उसी से रिलेटेड एक अच्छा प्रश्न है इसमें। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है आप ये देखिएगा, प्रथम महिला न्यायाधीश की बात कर रहा है। तो आपको बताना चाहूंगा सुश्री एम फातिमा बीबी। आपको दिख रहा है ऑप्शन सी, सुश्री एम फातिमा बीबी उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश थी। इनका कार्यकाल भी आपको पता होना चाहिए। इनका कार्यकाल जो था 6 अक्टूबर 1989, 6 अक्टूबर 1989 टू 29 अप्रैल 1992 यानी 1992, यानी 6 अक्टूबर 1989 से लेकर के 29 अप्रैल 1992 तक था। वर्ष 1993 यानी 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की सदस्य बनी। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है, ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की सदस्य कब बनी? वर्ष 1993 में। क्या बनी थी मैं लिख देता हूं, मानवाधिकार आयोग की सदस्य बनी। कौन सा मानवाधिकार था? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की मेंबर्स थी, सदस्य थी। यानी इस क्वेश्चन का पहले का सही जवाब क्या होगा? सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला प्रथम राज्य है। वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। आपके आगामी बहुत सारे एग्जामिनेशंस जो लगे हुए हैं वहां पर इस तरीके का प्रश्न पूछा जा सकता है। ये एक्सपेक्टेड प्रश्नों की भी श्रेणी में आता है। तो बिल्कुल आपका सही जवाब है राजस्थान। भारत में पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला प्रथम राज्य राजस्थान है। आपको बताना चाहूंगा 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कौन से जिले में भैया? नागौर जिले में पंचायती राज प्रारंभ किया। तो आपसे क्वेश्चन 2-3 तरीके से पूछा जा सकता है। पहला क्वेश्चन तो यही पूछा जाएगा कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो राजस्थान पंचायती राज प्रणाली को लागू करने वाला प्रथम राज्य है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि कब लागू किया गया? 2 अक्टूबर 1959 को। कौन लागू किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। राजस्थान के किस जिले में? तो राजस्थान के नागौर जिले में। तो इतने सारे तरीके से प्रश्न बनते हैं। इसके पश्चात राजस्थान के बाद जो है आंध्र प्रदेश का नंबर आता है। यानी पहला तो राजस्थान है, फिर दूसरा जो है उत्तर में आ जाता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में आपको बताना चाहूंगा 1959 में ही पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला दूसरा राज्य बना है। तो आपसे प्रथम राज्य पूछेगा राजस्थान, द्वितीय राज्य पूछेगा आंध्र प्रदेश। ये आपको
आपको अच्छे से आना चाहिए, यानी क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो है इस पार्ट के सेकंड का क्या होगा, सी हो जाएगा, यानी राजस्थान। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है। अब देखिए, महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या की बात कर रहा है, कुल स्थानों का 1/3, बिल्कुल सही जवाब है मित्र। आपको बताना चाहूंगा, देखिए आपको थोड़ा सा सजेस्ट करूंगा, जो छोटे छोटे पॉइंट्स मैं आपको एक्स्ट्रा बताता हूं इसे आप नोट कर लिया करिए, एक नोट्स बना लीजिए, क्योंकि ये प्रत्येक क्लास आपके लिए आपके जीवन में रामबाण साबित होगी। अनुच्छेद 243 घ नोट कर लीजिए, अनुच्छेद 243 घ के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं में प्रत्येक स्तर पर कुल स्थानों के 1/3 स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि पास होने के लिए 1/3 चाहिए, उसी तरीके से आप ये मान लीजिए, जब आपसे क्वेश्चन पूछे पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है, तो कुल स्थानों का 1/3। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ऐसा प्रश्न यूपी टेट, सी टेट में भी पूछा जा चुका है, रीट में पूछा है, पीसीएस के एग्जाम में भी आ चुका है, और हमारे बहुत सारे संघ लोक सेवा आयोग के भी एग्जामिनेशंस में पूछा जा चुका है। आइए आगे बढ़ेंगे अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, चुनाव में मत देने तथा निर्वाचित होने का अधिकार है। अब देखिए, जो चुनाव होते हैं, चुनाव में मत देने का अधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार किसके पास है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह एक मौलिक अधिकार है। जी बिल्कुल, हम इसको मौलिक अधिकार नहीं कह सकते हैं, एक संवैधानिक अधिकार है। इसको केवल हम संवैधानिक अधिकार की ही श्रेणी में नहीं रख सकते हैं, एक कानूनी विधिक अधिकार है। बिल्कुल, हम इसे ये कह सकते हैं कि एक कानूनी और विधिक अधिकार कह सकते हैं। फिर उपयुक्त में से कोई नहीं, ये नहीं, यानी इस क्वेश्चन का तो सही जवाब क्या होगा, सी होगा। लेकिन थोड़ा सा चर्चा करने वाला प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है मित्र। आपको बताना चाहूंगा, अनुच्छेद याद करिए, संविधान के अनुच्छेद 326 आर्टिकल 226 में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, जिसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज का प्रावधान किया गया है, जिसका अर्थ है कि 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाला प्रत्येक नागरिक मतदाता के रूप में पंजीकृत हो सकता है, यदि उसे किसी विधि द्वारा निरह का मतलब क्या होता है, डिस्क्वालीफाई घोषित नहीं किया जाता है। अर्थात संविधान मतदान करने वाले लोगों को परिभाषित करता है, ना कि उनके अधिकार को, यानी परिभाषित तो करता है लेकिन उनके अधिकार की बात नहीं करता। इसलिए आपका ऑप्शन बी जो सोच रहे होंगे ये नहीं हो सकता। और दूसरा जो प्रश्न आपका आता है, भारत के नागरिकों को मतदान करने का अधिकार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, कौन सा अधिनियम, तो ये पूछा जाता है, नोट कर लीजिए, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा, इसमें जो है धारा भी आती है, तो इसकी धारा 62(1) में प्रदान किया जाता है। इस प्रकार मतदान करने तथा निर्वाचित होने का अधिकार, राइट, एक विधिक अधिकार, जिसको हम लीगल राइट कह सकते हैं। विधिक का मतलब होता है लीगल राइट है। ये क्या है मित्र, एक लीगल अधिकार है। आशा करता हूं कि आपको ये प्रश्न भी समझ में आ गया होगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न था। आइए अगले प्रश्न की तरफ रुख करते हैं। अगला प्रश्न सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित करना है। एक तरफ दिया हुआ है संविधान का अनुच्छेद और दूसरा दिया हुआ है विषय। कौन से संविधान के अनुच्छेद से कौन सा विषय रिलेटेड है, संबंध रखता है, इसके बारे में आपको बताना है। आइए देखते हैं। अनुच्छेद 54 कह रहा है भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन। डायरेक्टली सही है मित्र, संविधान के अनुच्छेद 54 में भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी प्रावधान है, बिल्कुल ये सही है। अब इसके बाद दे रहा है अनुच्छेद 75। अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति करेगा, और यही आपके कह रहा है कि प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, तो बिल्कुल अनुच्छेद 75 के अनुसार ही प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति जो है होता है वो भारत का राष्ट्रपति करता है। अन्य मंत्री जो होते हैं जिसको हम मंत्रिपरिषद कह रहे हैं, तो मंत्रिपरिषद की भी नियुक्ति, मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करता
जाता है। फिर दे रहा है कि अनुच्छेद 155, अनुच्छेद 155 क्या कहता है? अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। इसमें यही कहना है कि राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति, तो बिल्कुल अनुच्छेद 155 राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। फिर बात आती है अनुच्छेद 164, अनुच्छेद 164 के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। तो यहां कह रहा है कि राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, तो आपको बताना चाहूंगा मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा। यानी ये तो एकदम बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, लेकिन ऐसा प्रश्न जब आपसे आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो बच्चे आप ये सोचते हो यार कि अनुच्छेद 54 भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन, अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, अनुच्छेद 155 राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति, अनुच्छेद 164 राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। तो आपको विश्वास ही नहीं होता कितना आसान क्वेश्चन बना के पूछा जा सकता है, इसलिए आप ये प्रश्न गलत कर देते हो। तो आप कभी भी ये मत सोचिए कि आपसे एग्जामिनर जब पूछ लेगी भैया बताओ बेटा 2 + 3 कितने होते हैं, तो आप सोचते हैं यार 2 + 3 तो 5 तो होते हैं, लेकिन एग्जामिनर ने पूछा है तो ऐसा करते हैं 6 बता देते हैं, या कोई सोचेगा 4 बता दे। ना मित्र, ऐसा कुछ नहीं है। आसान प्रश्न भी आपके एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं, वो एग्जाम यही तो चेक करने के लिए किया पूछा जाता है। एग्जाम में प्रश्न इसीलिए आते हैं कि आपका प्रेजेंट माइंड कितना आप बिल्ट है। तो बिल्कुल ए में 1, बी में 2, सी में 3 और डी में 4, यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो गया, वो होगा आपका ऑप्शन ए। समझ में आएगी? फिर से बता देता हूं, अनुच्छेद 54 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो है प्रक्रिया होती है, यानी उसमें भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी प्रावधान है। अनुच्छेद 75 के अनुसार भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रिपरिषद की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति भी जो है कौन करेगा? राष्ट्रपति ही करेगा। और अनुच्छेद 164 के अनुसार राज्य के मुख्यमंत्री की अपॉइंटमेंट या नियुक्ति जो होता है वो राज्यपाल करेगा और मंत्रिपरिषद की भी नियुक्ति राज्यपाल ही राज्य के मुख्यमंत्री के सलाह पर करेगा। यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया हो। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, प्रश्न नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? कौन इलेक्शन कमीशन का गठन किया गया? यानी ये तो आपका ऑप्शन बी हो गया था सही। उच्च न्यायालय हाई कोर्ट के गठन, अनुच्छेद 315, अनुच्छेद 315 के अंतर्गत संघ एवं राज्य के लिए लोक सेवा आयोग पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन, दोनों जो है इसी में कर दिया गया। यानी संघ लोक सेवा आयोग का भी इसी में कर दिया गया। और जो है महाधिवक्ता जो है इसकी जो मिलती है जो है अनुच्छेद, वो मिलता है 165 के अंतर्गत। थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, कंफ्यूजन थोड़ा सा हो रहा होगा आपको, फिर से बता दूं। देखिए उच्च न्यायालय का गठन अनुच्छेद 315 में, और इसी अनुच्छेद 315 में ही संघ लोक सेवा आयोग के लिए भी प्रावधान मिलता है। और महाधिवक्ता का जो है अनुच्छेद 165 में मिलता है और भारत के निर्वाचन आयोग का अनुच्छेद 324 में मिलता है। आइए आगे बढ़ जाते हैं प्रश्न नंबर 7 पर। प्रश्न नंबर 7वां आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि चीन की संसद का नाम बताइए। चीन की संसद का नाम पूछा जा रहा है। देखिए बहुत ही प्यारा प्रश्न है, क्योंकि कुछ प्रश्न ऐसे भी होते हैं जो आपके देश विदेशी व्यापक रूप से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। बिल्कुल, नेशनल पीपुल्स कांग्रेस, नेशनल पीपुल्स कांग्रेस ये चीन की संसद का नाम है। बताना चाहूंगा मित्रों, चीनी जनवादी गणराज्य पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की संसद को नेशनल पीपुल्स कांग्रेस, नेशनल पीपल्स कांग्रेस के नाम से भी जाना जाता है। यह वर्तमान में 2980 सदस्यों, वर्तमान में कितने सदस्य हैं मित्र? 2980 सदस्यों के साथ विश्व की सबसे बड़ी संसद है। तो आपसे पूछा जा सकता है विश्व की सबसे बड़ी संसद का नाम, इसलिए यह प्रश्न बना। विश्व की सबसे बड़ी संसद, विश्व की सबसे बड़ी संसद, अगर आपसे क्वेश्चन कहे कि विश्व की सबसे बड़ी संसद, तो इसी चीनी संसद का नाम आ जाता है। लेकिन वास्तव में अगर मैं बात करूं आपसे, तो यह रबर स्टंप विधायिका लेजिस्लेचर है, जो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा लिए गए निर्णयों पर मुहर लगाती है। क्या करती है? उसके द्वारा जो होता है चीजें, उसी पर वो मुहर लगा लेता है। आपसे जैसे इसमें चीन की संसद पूछा गया, आपसे एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि जापान की संसद का नाम बताइए। तो जापान की संसद का नाम डाइट कहा जाता है, यानी जापान की संसद को डाइट कहा जाता है। जबकि
रिक्सेड जो होता है स्वीडन तथा जनरल कोर्ट्स जो होते हैं ये जो है स्पेन की संसद का नाम है। तो कई सारे क्वेश्चन ऐसे भी बनते हैं जो अदर स्टेट अदर जो कंट्री है वहाँ के जो है संसद का नाम आपसे पूछ लिया जाता है, अक्सर जो है पूछा जाता है, तो आप इसको भी जानते हुए चलिए मैं लिख देता हूं, एक सेकंड में लिख देता हूं। चीन की संसद का नाम क्या है? नेशनल पीपल्स कांग्रेस। जो इंपॉर्टेंट है उस पर मैं थोड़ा सा चर्चा कर देता हूं। जैसे एक बार आपसे पूछ लिया जापान की संसद का नाम, जापान की संसद का क्या नाम है? तो आप नोट कर लीजिए मित्र, जापान की संसद का नाम क्या है? डाइट। जापान की संसद डाइट है। और इसके बाद एक नाम नोट कर लीजिए जो पूछा है क्वेश्चन, स्वीडन की संसद का नाम है रिक्सडेग, ये स्वीडन की संसद का नाम है। फिर उसके बाद स्पेन की संसद का भी पूछा है, स्पेन की संसद का नाम है जनरल कोर्ट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा है, बच्चे गलत कर देते हैं, जनरल कोर्ट्स। तो ये आप 3 और याद कर लीजिए एक प्रश्न के साथ ही, तो अच्छा रहेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 8, भारतीय संविधान में मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या है। अब देखिए ये क्वेश्चन कई सारे तरीके से पूछा जाता है आपके एग्जामिनेशंस में, तो आपको बताना चाहूंगा भारतीय संविधान में चाहे वर्तमान में लिखे या वर्तमान में ना लिख करके डायरेक्ट आपसे कहे भारतीय संविधान में मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या कितनी है, तो 22 है। लेकिन जब भारतीय संविधान बना था उस समय कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। 2 तरीके से ही प्रश्न बनता है, थोड़ी सी चर्चा करूंगा, समझिए। इसके अलावा इसमें से क्या क्या प्रश्न बनता है? भाषाओं संबंधी प्रावधान का उल्लेख जो होता है संविधान की 8वीं, ये नोट करते जाइए आप हमारे साथ, है संविधान की 8वीं अनुसूची। अक्सर पूछा जाता है किस अनुसूची में किया जाता है? संविधान की 8वीं अनुसूची में किया गया है। मूल संविधान में कुल कितनी भाषाएं थी? तो देखिए मूल संविधान में अगर बात करें तो मूल संविधान में टोटल जो है 14 भाषाएं थी। कितनी? मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, परंतु वर्तमान में इनकी संख्या कितनी है? वर्तमान में इनकी संख्या 22 है। अब देखिए, अब जो संविधान में संशोधन हुआ, जो संविधान के संशोधन के साथ साथ इसमें जो है जुड़ी हैं ये चीजें, ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो इनकी संख्या 22 है, आप नोट कर लीजिए। पहला एक लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर बच्चे आप याद करने का प्रयास ही नहीं करते हैं, तो याद कर लीजिए आज 21वें संविधान संशोधन, 21वें संविधान संशोधन 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967, 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 से पहले एक भाषा जुड़ी, कौन सी? सिंधी जुड़ी। कौन सी जुड़ी? सिंधी। 21वें संविधान संशोधन 1967, यानी आपसे 2 तरीके से प्रश्न, 21वां संविधान संशोधन किस वर्ष? 1967 में। कौन सी भाषा जुड़ी? सिंधी जुड़ी। इसके बाद सिंधी के बाद आपको बताना चाहूंगा 71वें संविधान संशोधन, 71वें संविधान संशोधन अमेंडमेंट जिसको बोलते हैं, 21वें संविधान संशोधन, ये 21वें नहीं 71वां संविधान संशोधन अधिनियम ये कब लागू हुआ? 1992 से। कौन कौन सी 3 भाषाएं और जोड़ दी गई, तो वो नोट कर लीजिए, कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी। ये एकदम आप अपने दिलो जहान में उतार लीजिए मित्र। एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है, बहुत पुराना प्रश्न है, सोचिए ये कब से हमारी संविधान की भाषा बनी है, लेकिन हम बच्चे गलत कर देते हैं, तो आज के बाद ये आप गलत ना करिएगा, अच्छे से नोट कर लीजिए। फिर ये तो था 71वां संविधान संशोधन। फिर उसके बाद जो है लास्ट संविधान संशोधन जो हुआ वो हुआ 92, तो 92वें संविधान संशोधन 92 अमेंडमेंट जो था, ये जो अधिनियम था ये कब लागू हुआ? 2003 में। 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा 4 भाषाएं जोड़ी गई। कौन कौन सी 4 भाषाएं? नोट कर लीजिए भैया, बोडो डोंगरी, संथाली एवं मैथिली। मैंने वैसे बहुत ही अच्छे से हिंदी भाषा जब पढ़ाया है तो हिंदी भाषा के अंतर्गत इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ हूँ। 8वीं अनुसूची है। अगर आपसे यही भाग पूछता कि भाग कौन सा है, तो अनुसूची पूछा
तो 8वीं अनुसूची, भाग पूछे तो 17वें भाग में इसका उल्लेख मिलता है। बहुत ही अच्छे प्रश्न बनते हैं, मैंने सारे प्रश्नों पर चर्चा कर दी है। आगे बढ़ जाते हैं, प्रश्न नंबर 9 पर आपके सामने। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था। मित्र, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1962 ईस्वी में। इसकी स्टोरी आपको पूरी पता होगी, मैं आपको पूरी स्टोरी भी बताऊंगा। देखिए, अनुच्छेद 352 आर्टिकल अनुच्छेद 352 आर्टिकल 352 के आधार पर अब तक 3 बार, कितनी बार? अब तक 3 बार जो है हुआ है आपातकाल। पहला वर्ष आप समझ लीजिए, पहली बार जो हुआ वर्ष 1962 में। क्यों हुआ था? उसी समय भारत और चीन का युद्ध हुआ था। किसके किसके बीच में युद्ध हुआ? भारत और चीन में। इसके युद्ध के बारे में अगर विस्तृत चर्चा करूं तो आपको बताना चाहूंगा, भारत के जो है उस समय के जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू चाइना गए थे। चाइना से जो है संधि करने, और इधर भारत में पहुंचे नहीं थे, तभी चाइना ने युद्ध कर दिया भारत के ऊपर। तो लोगों के मन में एक भ्रांति आ गई, लग रहा है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू चाइना से ये दोस्ती करके आए हैं कि हमारे देश पर आक्रमण कर दो। इस सदमे में पंडित जवाहरलाल नेहरू बीमार पड़ गए। 2 साल देखे होंगे कि बीमारी, इस अवस्था में अचेतन में अपने पद पर रहते हुए पहले प्रधानमंत्री थे जो मर गए, यानी खत्म हो गए, दुनिया को छोड़कर चले गए। कब? वर्ष 1962 में भारत और चीन का युद्ध हुआ, तब जो है आपातकाल घोषित किया गया। पहली बार। दूसरी बार अगर मैं आपसे चर्चा करूं, दूसरी बार, ये बहुत अच्छे प्रश्न पे मैं चर्चा कर रहा हूं, बहुत ध्यान से आप समझिएगा। दूसरी बार जो हुआ वर्ष 1972 में। अब भैया काहे को हुआ? याद करिए वो युद्ध जिसपे पाकिस्तान बहुत फिटफिटाता है, तो वहां पर युद्ध हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच, भारत और पाक के बीच। लिख देता हूं केवल भैया, पाक लिख देता हूं, या पाकिस्तान आप समझ लीजिए। भारत पाक युद्ध के समय जो है फिर आपातकाल घोषित हुआ, और तीसरी बार जो आपातकाल घोषित हुआ वो हुआ वर्ष 1975 में जबरदस्ती लागू कर दिया गया। कौन लागू किया भैया? भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने। देखिए, मैं इस पे चर्चा करूं। वर्ष 1975 में किस लिए? उनको लगा कि आंतरिक अशांति है, इसके कारण, आंतरिक अशांति के कारण। लिख लीजिए, आंतरिक अशांति के कारण या आंतरिक आधार पर आपातकाल लागू किया गया। अब देखिए, कुछ प्रश्न और जो निकल के आते हैं यहां से, उस पर चर्चा करूं। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा आंतरिक अशांति, इंटरनल डिस्टरबेंस के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह, आर्म्ड रिवेलियन शब्द को जोड़ा गया। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, अब ये आंतरिक अशांति शब्द जो था संविधान में, इसे हटा दिया गया। अब इसके स्थान पर भैया क्या जोड़ दिया गया? आंतरिक अशांति को हटा करके ला दिया गया सशस्त्र विद्रोह, जिसको हम बोलते हैं आर्म्ड रिवेलियन हुआ। कब भैया? कौन से संविधान संशोधन में इसे जोड़ा गया? 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा आंतरिक अशांति, इंटरनल डिस्टरबेंस के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह, आर्म्ड रिवेलियन शब्द जोड़ा गया। तो इस तरीके से प्रश्न बन सकता था। यानी इस क्वेश्चन का जो है, क्वेश्चन यही कह रहा था, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया वर्ष 1962 ईस्वी में। किसके लिए? क्यों? भारत और चाइना के बीच में युद्ध होने के कारण। आइए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन किसी देश की सर्वप्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी थी? किसी भी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री की बात आती है तो श्रीलंका का नाम आता है। श्री माओ भंडार नायके का नाम आपको याद होना चाहिए। मुझे तो बचपन से याद है, जब मैं क्लास 4th या 5th में था, मुझे तब से याद है। वर्ष 1960 में
श्री माओ भंडार नायके श्रीलंका की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनने के साथ ही विश्व के किसी भी देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी थी। यानी अगर आपसे पूछता श्रीलंका के प्रथम महिला प्रधानमंत्री तो श्री माओ भंडार नायके, विश्व की पूछ रहा है तो किसी भी देश का लिखने का मतलब यही है कि विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री पूछेगा तो श्रीलंका की श्री माओ भंडार नायके। कब? वर्ष 1960 ईस्वी में। आइए आगे बढ़ जाएंगे आज के प्रश्न की तरफ जो हमने आपसे पूछा था कल के प्रश्न का, जिसमें बहुत सारे बच्चों ने जवाब दिया है। आप सभी बच्चे जवाब दिया करिए। आपका जवाब से ये समझ में आता है कि हाँ बच्चे, कितने बच्चे वॉच कर रहे हैं लास्ट तक वीडियो, ये भी समझ में आता है, और कितने लोगों को धीरे धीरे प्रश्नों की श्रृंखला तैयार होती जा रही है ये भी समझ में आता है। क्वेश्चन क्या पूछा था कल? राज्य वित्त आयोग है एक। अब देखिए आपको बताना चाहूंगा अनुच्छेद 243 झा में आयोग की गठन की नई व्यवस्था अनुसार राज्य वित्त आयोग का गठन प्रत्येक 5 वर्ष पर किया जाता है। कितने वर्ष के लिए? प्रत्येक 5 वर्ष पर किया जाता है। अब देखिए आयोग की तरफ से किया जाता है तो इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि राज्य वित्त आयोग जो है एक प्रकार का क्या है मित्र? संवैधानिक संस्था है। क्या है ये? संवैधानिक संस्था है। यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब हुआ ऑप्शन सी। बिल्कुल आज के अंतिम प्रश्न की तरफ, यानी आज का प्रश्न पूछते हैं जिसका जवाब आप प्रत्येक दिन की भांति देंगे कमेंट के माध्यम से, जिसका जवाब हम आपको बताएंगे अगले पार्ट में। संविधान का निम्न अनुच्छेदों में से कौन एक उपबंधित करता है कि मत बराबर होने की दशा में लोकसभा के अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा और वह उसका प्रयोग करेगा? अनुच्छेद 99, अनुच्छेद 103, अनुच्छेद 100, अनुच्छेद 102। तो इस प्रश्न का जवाब देना है आपको कमेंट के माध्यम से। आप सभी को एसपी शुक्ला एजुकेट परिवार से जुड़ने के लिए सहृदय मैं एसपी शुक्ला तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। ऐसे हमारे दोस्त, ऐसे हमारे मित्र जो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। आप टेलीग्राम चैनल को फॉलो करें जहां से आपको इसका PDF मिल जाएगा। आप हमारे फेसबुक पेज पर एसपी शुक्ला एजुकेट सर्च करिए, फेसबुक पेज को हमारे लाइक करिए, और आप हमें ट्विटर पर भी एसपी शुक्ला एजुकेट को सर्च करिए, वहां पर भी फॉलो करें। अपना प्यार देते रहें। मैं आपकी सेवा में इसी तरीके से ठंडी, गर्मी, बरसात, हर स्थिति, हर परिस्थिति में जब तक जान में जान है आपके उज्जवल भविष्य के लिए यह शो प्रत्येक दिन सुबह 5 बजे तक आपकी सेवा में हाजिर हो जाएंगे लेकर के। ओके फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, अपने चाहने वालों का भी ख्याल रखिए।